नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम डॉक्टर टॉक और मैं हूं आपके साथ शबनम हसन। वैसे तो कोई भी बीमारी सही नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे इंसान हमेशा अलग या कहे कि दूरी रहना चाहता है, और ऐसी एक बीमारी है किडनी की। दरअसल किडनी या कहे गुर्दे हमारे खून में मौजूद गंदगी को साफ करने का काम करते हैं, लेकिन अगर यही किडनी सही तरीके से काम ना करे तो हमारे शरीर में तमाम बीमारियां पैदा हो जाती हैं। किडनी में इन्फेक्शन और किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियां जानलेवा साबित हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि किडनी में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उस बीमारी का तुरंत इलाज किया जाए। ऐसी कई बीमारियों के इलाज के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय खेर जी। डॉक्टर साहब 45 सालों से लगातार लोगों को सेहतयाब कर रही हैं। यही नहीं, डॉक्टर खेर ने देश की कई रियासतों के कई बड़े हॉस्पिटल्स जैसे श्रीनगर में चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शेर कश्मीर में नेफ्रोलॉजी के शैक्षणिक और नैदानिक विभागों की स्थापना की है, और संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली और फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर दिल्ली के अलावा मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव में भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। साथ ही डॉक्टर खेर ने अभी तक 240 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में इस बीमारी से जुड़ी परेशानियों के बारे में बताया है। इन्होंने करीब 43 किताबें और 11 किताबों का संपादन भी किया है, जिसके लिए डॉक्टर साहब को कई अवार्ड से भी सरफराज किया गया है। तो आइए हम सब मिलकर डॉक्टर विजय खेर का इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है आपका। सबसे पहले, इतना लंबा तजुर्बा है आपको और आज अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे नाज़रीन के लिए ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप मौजूद हैं हमारे साथ। पहला सवाल मेरा आपसे है, क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या है? देखिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज एक्चुअली हमारी जो किडनीज होती हैं, 2 किडनीज होती हैं हमारे शरीर में, और ये बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालती हैं यूरिन के साथ। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से बनता है, और इसके अलावा हमारी किडनीज कुछ हार्मोन्स भी निकालती है जिससे कि हमारा खून बनता है, और इसीलिए किडनी के मरीजों में खून की कमी हो जाती है। इस हार्मोन को हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, और ये किडनी के मरीजों को दिया जाता है ताकि उनका हीमोग्लोबिन कम ना हो। विटामिन डी भी किडनी में बनता है, और जिससे कि हड्डियां मजबूत होती हैं। किडनी के मरीजों में हड्डियों की कमजोरी भी और बोन्स की कमजोरी भी हो सकती है। जब किडनी का फंक्शन कम होने लगता है, नॉर्मली हम किडनी का फंक्शन, एक ब्लड टेस्ट है जिसको यूरिया और क्रिएटिनिन कहते हैं, ये कई मरीजों को भी पता होता है और कई आम जनता को भी पता है कि ये किडनी के टेस्ट हैं जिससे पता चलता है कि किडनी कितना काम कर रही है। जब किडनी का फंक्शन नॉर्मली 120 ml पर मिनट में खून की सफाई 1 मिनट में होती है, फिल्टर होता है किडनी से, तो जब ये किडनी का फंक्शन 15% से कम हो जाए तो तब लास्ट स्टेज ऑफ किडनी डिजीज, जिसको किडनी फेलियर कहते हैं। बट 120 से जब भी ये किडनी की मात्रा फंक्शन कम हो जाता है तो उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। कभी कभी किडनी डिजीज में फंक्शन एकदम कम हो सकता है, जैसे कि पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, खून की कमी एकदम से हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो उसमें भी किडनी फंक्शन एकदम खराब हो जाता है। मगर ये किडनी फंक्शन थोड़े दिनों में अपने आप ही ठीक हो सकता है जबकि बॉडी की कंडीशन रिकवर हो जाती है। तो इस किडनी फंक्शन को एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी डिजीज कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर किडनी का फंक्शन इरिवर्सिबली डैमेज हो जाए, जो कि ठीक नहीं होने वाला हो, और ये 3 महीने से ज्यादा कम रहे, तो उस बीमारी को क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। तो खास तौर पे अगर इनको दोनों बीमारियों को डिस्टिंग्विश किया जाए तो मेन फंक्शन यही है कि एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी डिजीज जो है वो रिवर्सिबल है, वो यूजुअली ठीक हो जाती है और किडनी का फंक्शन वापस आ जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज में इरिवर्सिबल बट स्लो बीमारी है, इसको कई साल लगते हैं इस स्टेज में पहुंचने में कि जब किडनी का फंक्शन 15% तक पहुंच जाए, उस वक्त हम किडनी फेलियर उस बीमारी को कहते हैं, और तब फिर या तो डायलिसिस की जरूरत पड़ती है या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज के दौर में देखने को मिल रहा है डॉक्टर साहब की किडनी के मरीज बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ, इसी से मुतालिक मेरा सवाल है कि व्यक्ति में क्रॉनिक किडनी डिजीज होने के क्या कारण हो सकते हैं, इस पर रोशनी डालें। हाँ, क्रॉनिक किडनी डिजीज एक्चुअली एपिडेमिक प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, और वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो कारण है किडनी डिजीज के वो है अनट्रीटेड डायबिटीज, शुगर की बीमारी, जो कि बहुत भयंकर रूप से बढ़ रही है सारे देश में। हाँ, सारे दुनिया में बढ़ रही है, बट हमारे देश में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जो कि ये कारण किडनी डिजीज का है। और कुछ बीमारियां जो किडनी डिजीज की हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और इन्फेक्शंस, स्टोन्स या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये कुछ और कारण है। बट 70% जो किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, वो डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से है। और यूजुअली ये दोनों बीमारियों में किडनी की बीमारी 10 से 15 साल के बाद डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इसमें लगता है यूजुअली। सो टाइम है ऐसे बीमारी में, क्योंकि 10-15 साल के बाद किडनी पे इफेक्ट आता है। सो क्या हम ऐसे मरीजों को आइडेंटिफाई करें कि जिनमें ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अनकंट्रोल्ड हार्ट डिजीज है, अगर सो ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें बड़ा हाई रिस्क है किडनी डिजीज डेवलपमेंट का। अगर डायबिटीज को अकेले को देखा जाए तो 100 में से 30% लोगों को ही किडनी डिजीज डेवलप होती है। 70 मरीजों को डायबिटीज से किडनी डिजीज नहीं होती है। ये ऐसे कौन से 30% लोग हैं जिनको किडनी डिजीज होगी, वो होंगे जिनमें अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर भी साथ में है, जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑलरेडी है कि उनकी डायबिटीज की वजह से किडनी खराब हुई है उस फैमिली में, या किसी फैमिली में हार्ट डिजीज की बीमारी है। सो अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज की अगर ये है तो ये बीमारियां इकट्ठी चलती हैं, तो इन मरीजों में ज्यादा हाई चांस है कि किडनी डिजीज होने का। और इन मरीजों में अगर हम खास तौर पे ध्यान दें कि किडनी की डिजीज नहीं हो, तो तब हम इस बीमारी को रोक भी सकते हैं, और ये हो सकता है कि इस बीमारी का जो आगे का कोर्स है वो स्लो किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको एक लंबा तजुर्बा है, तकरीबन 45 सालों से आप लोगों को सेहत याब कर रहे हैं, हजारों लोगों को आप सेहत याब कर चुके होंगे अब तक। मेरा सवाल आपसे है, पता कैसे चले क्रॉनिक किडनी डिजीज किसी को हो गई है, इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या है, क्या लक्षण है, मरीज कैसे इस बीमारी के लक्षणों को पहचान सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहचानने में बहुत देर हो जाए और इलाज जो है नामुमकिन हो जाए? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो अर्ली स्टेज किडनी डिजीज की है उसमें कोई साइन और सिम्टम नहीं होते हैं। इसीलिए इन बीमारियों को साइलेंट डिजीजेस कहा जाता है और साइलेंट किलर्स कहा जाता है, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और अनकंट्रोल्ड सेम किडनी डिजीज एज वेल में भी कोई बहुत ऐसे सिम्टम नहीं है। जब किडनी डिजीज का फंक्शन जब काफ़ी सारा कम हो जाता है, तब जैसे मैंने कहा कि बॉडी में दर्द होना, यूरिन में, पेशाब में झाग आनी या पेशाब में खून आना, सूजन बॉडी में आना, आंखों पे अक्सर सूजन आती है किडनी के मरीजों में, ब्लड प्रेशर का हाई होना। किडनी डिजीज एक इम्पॉर्टेंट कारण है। हाई ब्लड प्रेशर किडनी डिजीज को भी करती है, बट किडनी डिजीज की वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। सो जब किसी भी मरीज में ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसको एक किडनी डिजीज के बारे में जरूर देखने की जरूरत है। सो जो मैंने हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों को बताया है, उन मरीजों में करना क्या चाहिए, इनको कैसे पकड़ सकते हैं हम पहले ही, तो बड़े सिंपल टेस्ट है। ब्लड का एक टेस्ट है जो मैंने कहा, ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन, बहुत आसान टेस्ट है, बहुत महंगा भी नहीं है। और यूरिन में एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो, ये हर 3 महीने देखने की जरूरत है। जो ये हाई रिस्क कैटेगरी और जो मैंने बताया कि डायबिटीज में, जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो किडनी डिजीज की, जिनमें हार्ट डिजीज हो, जिनमें डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर हो, तो इन मरीजों में हाई चांस होने हैं। तो इन मरीजों में हम हर 3 महीने में ये टेस्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि किडनी का फंक्शन मेजर किया जाए
और इसी तरह ये देखा जाए कि पहला चिन्ह जो यूरिन में आता है वो जाग आनी शुरू हो जाती है। बट अर्ली स्टेज में हम इसको अगर नापें एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो से, एक सीधा साधा यूरिन सैंपल देने की ज़रूरत है, और जिससे हमें कितना एल्ब्यूमिन निकलता है, क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जब किडनी खराब होती है सो पहला जो मेम्ब्रेन, जो फिल्टर है किडनी का, किडनी एक फिल्टर है, जब ये फिल्टर का मेम्ब्रेन खराब हो जाता है इन बीमारियों से तो उसमें प्रोटीन या एल्ब्यूमिन लीक हो जाता है, तो जो यूरिन में हम टेस्ट करने से आसानी से पकड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं से चाहूंगी आपको रोकने, जैसे कि आपने कहा कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं 70% ऐसे हैं कि जिनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 30% ऐसे पेशेंट हैं जिनमें ये शिकायत पाए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में क्रॉनिक किडनी डिजीज के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसकी जांच कब करवानी चाहिए, या फिर कहें कि चिकित्सा सहायता कब लेनी चाहिए? नहीं, मैंने जैसे कहा कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक 28 साल का लड़का है जिसकी फैमिली में उसके माता का किडनी खराब हुई थी डायबिटीज़ की वजह से, और उसका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ। सो ऐसा जो यंग लड़का है जिसको अभी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, वो इस 30% में है। सो हमें मालूम है कि इस यंग आदमी को किडनी डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो उनमें ब्लड प्रेशर का चेक करना, इसे मरीज में ये यूरिया और क्रिएटिनिन और यूरिन एल्ब्यूमिन चेक करना, ये हर 3 महीने में देखने की ज़रूरत है। ब्लड शुगर का कंट्रोल ऐसे मरीजों में बहुत एक्सेप्शनली अच्छा होना चाहिए, और वो कैसे नापा जा सकता है? एक टेस्ट है हीमोग्लोबिन A1C, जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ये 3 महीने का एवरेज बताता है कि क्या है, और यूजुअली हम चाहते हैं कि यंग इंसानों में 6.5 से 7% से कम हो। ये 3-3 महीने में कराने की ज़रूरत है। तो अगर ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल हो, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिन में एल्ब्यूमिन नहीं हो, अगर यूरिन एल्ब्यूमिन है तो कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिससे कि ये यूरिन एल्ब्यूमिन को कम किया जा सकता। किडनी के फंक्शन को अगर एबनॉर्मल है उसको भी ठीक करने के लिए ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर का कंट्रोल, खाने पीने का ध्यान रख के कुछ दवाइयाँ अवॉइड करने का, और कुछ दवाइयाँ जो किडनी के फंक्शन के लिए खास तौर पे है कि आगे की डिटेरियोरेशन को स्लो किया जाए, वो दवाइयाँ दी जा सकती है ऐसे मरीजों में, और उनकी किडनी की डिजीज़ को हम स्लो कर सकते हैं, और कई बार वो अच्छी भी हो सकती हैं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं। किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, उस पर डॉक्टर साहब रोशनी डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्रॉनिक किडनी डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? किडनी डिजीज की वजह से मैंने जैसे बताया कि किडनीज के फंक्शन है कि एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो किडनी बनाती है, और वो जब किडनी का फंक्शन कम हो जाता है तो वो हार्मोन भी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, तो एनीमिया ऐसे मरीजों में होता है। तो खून काफ़ी कम हो सकता है, तो इसलिए ये सिर्फ खाने पीने से ही ऐसा एनीमिया ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी से है। तो ऐसे मरीजों में हमें ये एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन या इसकी कुछ टैबलेट्स भी आई हैं अब, और वो उस फॉर्म में उसको दिया जा सकता है। विटामिन डी की कमी हो सकती है और हड्डियों की बीमारी हो जाती है। किडनी के मरीजों में काफ़ी सारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारे थायराइड के पास होता है नेक में, तो ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है किडनी की बीमारी में, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस भी किडनी से ही मेंटेन होते हैं। तो कैल्शियम की कमी की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ जाता है, जो कि हड्डी को कमज़ोर करता है, वो कैल्शियम निकालता है हड्डी से। सो इसीलिए इन पैराथायरॉयड हार्मोन्स और ये सभी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है इन पेशेंट्स में, क्योंकि हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। हार्ट डिजीज़ किडनी के मरीजों में बहुत ज़्यादा होता है। कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है किडनी डिजीज़ में, वो हार्ट अटैक्स की वजह से हो सकता है। सो ऐसे मरीजों में हार्ट के एहतियात भी करने की ज़रूरत है। इसी वजह से ये लाइफस्टाइल और हार्ट की चेकअप्स भी ऐसे मरीजों में होना चाहिए। ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो सकता है इन मरीजों में। अक्सर 2-3 ग्रुप ऑफ दवाइयाँ मिलती हैं। अगर ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल नहीं होगा तो स्ट्रोक ऐसे मरीजों में ज़्यादा हो सकता है। डॉक्टर साहब, अक्सर सुनने में आता है कि फला शख्स की जो है किडनी फेल हो गई,
ये तो सुनते हैं हम, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और कब ये खतरा पैदा होता है, इससे अनजान होते हैं। ये जैसे मैंने बताया कि हमारी किडनी का फंक्शन जो है, जिसको हम GFR कहते हैं, वो 120 ml है पर मिनट, जो कि हर मिनट फिल्टर होता है खून से। तो किडनी का फंक्शन प्रोग्रेसिवली, ये बीमारियां किडनी के फंक्शन को, ये GFR को कम करती हैं। तो ये 5 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 जब 90 से ऊपर हो, स्टेज 2 जब 60 और 90 के बीच में हो, स्टेज 3 जब 30 और 60 के बीच में हो, स्टेज 4 जब 30 और 15 से हो, और अगर 15% से कम हो जाए फंक्शन तो उसको हम स्टेज 5 किडनी डिजीज कहते हैं, जबकि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम मरीज को 60 या 90 की स्टेज पे देख लें, स्टेज 2 में देख लें, तो तब इन बीमारियों को हम स्लो कर सकते हैं। जब उस वक्त अगर उस स्टेज पे ये मरीज देखे जाएं तो काफ़ी सारा स्कोप है कि हम इन मरीजों को स्लो कर दें, और हो सकता है कि ये स्टेज 5 तक पहुंचे ही नहीं, वो उससे बच जाए। मगर अगर अब स्टेज 5 में पहुंच गए और उस वक्त डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। वो ये नहीं है कि भाई उसके बाद कोई इलाज नहीं है। डायलिसिस भी हो सकता है, ये ज़रूर है कि ये महंगे इलाज है, और ट्रांसप्लांटेशन तभी पॉसिबल है अगर या तो किसी को जो एक्सीडेंट से, ब्रेन डेथ से किडनी मिल जाती है, जिसके लिए वेट करना पड़ता है अपनी लिस्ट में लिखवाने के बाद, या फिर कोई अगर रिश्तेदार है जो किडनी दे सकता है उस मरीज के लिए, तो वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। ये दोनों मोडेलिटी जो हैं बहुत ही मिराकुलस ट्रीटमेंट है इस बीमारियों के लिए, बट नो डाउट कि महंगे हैं। फॉर्चुनेटली अभी आजकल गवर्नमेंट ने स्पेशली गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री योजना है, डायलिसिस की भी और ट्रांसप्लांटेशन की भी, जिससे ये सुविधा पा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, क्या क्रॉनिक किडनी डिजीज हमारे बाकी अंगों पर भी असर डालती है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना आपको कि हार्ट की बीमारी हो जाती है किडनी के मरीजों में, बहुत कॉमन है। जब किडनी टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो बॉडी के सारे फंक्शंस कम हो जाते हैं। भूख कम लगती है, खाना पीना नहीं खाया जाता है, कभी उल्टियाँ भी आती हैं, खाने में कोई रुचि नहीं होती है, मसल मास धीरे कमज़ोर होने लगता है, इवन दिमाग के सोचने की कैपेसिटी बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स वो भी कम हो जाता है। और कई बार अगर ध्यान न दे मरीज तो कोमा में भी जा सकते हैं ऐसे मरीज। और हड्डियां और खून की कमी के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि ये अंग भी अक्सर इफेक्ट होते हैं किडनी डिजीज में। क्रॉनिक किडनी डिजीज का डायग्नोज कैसे किया जाता है? डायग्नोज यहाँ पर इसके लिए किस तरह की अलग अलग जांच होती है? सबसे पहले एक तो अल्ट्रासाउंड से किडनी का स्ट्रक्चर देखा जा सकता है कि वह किडनी दिखती कैसी है। आमतौर पे जब क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, किडनी छोटी हो जाती हैं, और जब उन पे अल्ट्रासाउंड की वेव्स हो जाती हैं तो उनकी एकोज जो हैं वो बड़ी गंभीर हो जाती, मोटी सी हो जाती हैं, तो जिसको हम इंक्रीज्ड एकोजेनिसिटी कहते हैं, कि जब पता चलता है कि किडनी का साइज छोटा हो गया और वो रिफ्लेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो एक तो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है, और अल्ट्रासाउंड में एक और चीज़ देखने की ज़रूरत होती है कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, क्योंकि वो एकदम एक्यूट फैक्टर हो सकता है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो किडनी की बीमारी हो सकता है कि कुछ इम्प्रूव हो जाए, उसका किडनी का फंक्शन इम्प्रूव हो जाए। सो रुकावट को देखना अल्ट्रासाउंड से ज़रूरी है। दूसरा जो काम है जो मैंने बताया कि ब्लड के टेस्ट हैं और यूरिन के टेस्ट से पता चल जाता है। ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन और बाकी सही बोन के और हार्ट के और लिवर के और बाकी जगह जो ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं उनको देख सकते हैं। हार्ट के लिए हमें कई बार ईसीजी और एको भी करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाता है इन मरीजों में, और चेस्ट एक्सरे की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये ऐसे टेस्ट से हम बॉडी के बाकी अंगों पे क्या असर पड़ा हुआ है और किडनी का डिजीज़ कितनी बढ़ी हुई है और कहाँ किस स्टेज पे है, वो सभी चीज़ें इन ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से पता चल सकता है। बीमारी पर हमने बात की डॉक्टर साहब, अब इसके ट्रीटमेंट पर बात कर लेते हैं। इस बीमारी को मैनेज करने के लिए किस तरह के ट्रीटमेंट को अप्रोच किया जाता है? अर्ली स्टेजेस में जो मैंने बताया कि जब तक कि स्टेज 5 हो तब तक जो एम होता है ट्रीटमेंट का वो ये है कि भाई हम किडनी की बीमारी को स्लो कर दें, क्योंकि मैंने कहा कि
बीमारियां जो जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है वो ऐसी बीमारियां हैं जो क्योर होने वाली नहीं है, वो रहेंगी बॉडी में, बट उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन A1C हर 3 महीने 6.5 और 7% के रेंज में होना चाहिए। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल किडनी के मरीजों में आमतौर पे कहा जाता है 140-90 से कम हो, बट किडनी के मरीजों में 130 और 80 से कम होना चाहिए। जिसके लिए हम खाने पे भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, बट ये नमक की मात्रा कम होनी चाहिए जिससे कि ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, और उससे स्वेलिंग भी हो जाती है क्योंकि ये नमक यूरिन में किडनी के रास्ते से ही निकलता है, और अगर किडनी का फंक्शन अच्छा नहीं होगा तो ये नमक निकलता नहीं हो, बॉडी में रहता है, अपने से पानी खींचता हो, और स्वेलिंग का कारण नमक और पानी ही है। तो ये चीज़ें हैं। और जब ये स्टेज 5 तक होती है तो पहले तो यही है कि भाई इनके लिए, और किडनी के लिए यूरिन में एल्ब्यूमिन करने के लिए कई सारी दवाइयां हैं जो दी जा सकती हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, आजकल SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, और एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट नए दवाइयां अभी अभी आई हैं जो कि किडनी के प्रोटीन को और किडनी के फंक्शन को काफ़ी स्लो कर देती हैं। तो ये बहुत चमत्कारी दवाइयां हैं जो पिछले 5 साल से आई हैं। सो काफी सी उम्मीद सी जग गई है इन दवाइयों के साथ। जिन दवाइयों का आप जिक्र कर रहे हैं, कितने वक्त तक इन्हें लिया जा सकता है? इनको लाइफ लॉन्ग लिया जा सकता है क्योंकि ये बीमारियां जैसे मैंने कहा कई बार 10, 15, 20 साल तक रहती है, और अगर हम इन स्टेजेस को एक्सटेंड कर दें और हम स्टेज 5 तक नहीं पहुंचे तो बहुत अच्छा है। और इसी उम्मीद से ये दवाइयां हैं कि ये हो सकता है कि हम जिस बीमारी को 4-5 साल में स्टेज 5 पहुंचती थी, अब हो सकता है हम इसको 10-15 साल तक खींच पाएं। सो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल दवाइयां हैं। डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है तो उसे लाइफ स्टाइल में किस तरह के बदलाव करने की जरूरत है? उसको बेसिकली जो मैंने कहा, ये डिजीजेज जो हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं बेसिकली। हमारे देश में अब हमने वेस्टर्न स्टाइल ज़्यादा आने लगा है। पहले लोग काफ़ी सारा काम चलते थे खुद, आजकल अब थोड़ी सी डिस्टेंस पे भी हम पैदल नहीं चलते हैं। तो यूजुअली हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। मोटापापन काफ़ी बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में, खान पीन में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, काफ़ी सारा जंक फूड खाया जाता है। सो बेसिकली जो लाइफस्टाइल में होना चाहिए वो है कि कुछ आधे घंटे की एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए। खाने में नमक 1 चम्मच से कम। हिंदुस्तानी खाने में नमक ज़्यादा है क्योंकि हमारी स्नैकिंग बहुत ज़्यादा होती है। नमकीन, अगर कोई गेस्ट आता है तो हम यूजुअली उसके सामने ये भुजिया और ये हल्दीराम के कई सारे ये नमकीन होते हैं तो वो रख देते हैं। वो तो 1 चम्मच खा लेता है, मगर वही सारे लोग या लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। लिमिटेड क्वांटिटी में अगला सवाल है डॉक्टर साहब मेरा, जाते जाते आप हेल्थी लाइफ स्टाइल और स्वस्थ किडनी के लिए हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? नमक, जैसे मैं कह रहा था, नमक 1 चम्मच। एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए। अगर स्मोक कर रहे हैं तो स्मोकिंग किडनी के लिए बिल्कुल हानिकारक है, तो स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। खाने में ऐसी चीज़ें खाएं, फल ज़्यादा खाएं और फ्रूट्स ज़्यादा खाएं जो कि और सैलड्स ज़्यादा खाएं जिससे कि हेल्थ बना रहे। बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स और ज़्यादा नहीं खाएं। एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर खाना ज़्यादा भी खाते हैं बट अगर आप बर्न कर देते हैं उसको तो वो बहुत ज़रूरी है कि ऐसा रहे। स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए और सम बिट ऑफ नॉर्मल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। खूब सारा पानी, 2 लीटर के करीब का पानी ठीक है, बट बहुत ज़्यादा पानी कई लोग पीते हैं कि किडनी को फ्लश करने की। नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे किडनी में कोई हेल्प नहीं मिलती। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आकर हमारे नाज़रीन की इतने महत्वपूर्ण विषय पर रहनुमाई की, आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसी के साथ दीजिए इजाजत। आदाब।